नमस्कार, जस हिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रीट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि पिछले साल जो है एक बहुत ज़्यादा विरोध जो है एक मुद्दे को लेकर किया जा रहा था और ये मुद्दा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर असल में पूरी तरह से जो है देखने को मिल रहा था कि कैसे जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहीन बाग आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जहां पर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया था और बहुत कहने के बाद भी लोगों ने सड़क नहीं छोड़ी थी। और ऐसे ही हर एक शहर में, लगभग हर एक राज्य में जो है सीएए के खिलाफ जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जब कोरोना की शुरुआत हुई तो कोरोना के समय में जो है लोगों को हटाया गया और कोरोना में क्योंकि कोरोना फैलने का डर था, एक महामारी थी, तो ऐसे में लोगों को जो है उनके प्रदर्शन स्थल से हटाया गया और साथ ही साथ ये प्रदर्शन बंद कराए गए। तो तब से ही सीएए के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो देश में देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने सीएए कानून जो है सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। अब ये कानून तो बन गया है क्योंकि अमेंडमेंट ये हो चुका है, संसद से ये पास हो चुका है, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है। लेकिन बीते साल दिसंबर से देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। कोरोना महामारी की वजह से ये प्रदर्शन बंद कर दिए गए। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार जैसे जैसे धीमी होती जा रही है, नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर हम ये कहें कि अब जो ये मुद्दे हैं असल में ये लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे देश जो है पहले लॉक हुआ और उसके बाद में अब अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। अनलॉक 5 देश में हो गया है, तो अब अनलॉक के 5 के साथ ही ये लग रहा है कि अब असल में जो देश के मुद्दे पहले से चल रहे थे उन मुद्दों का भी अब अनलॉक जो है वो होने लगा है। और आज इसी पर हम करेंगे स्ट्रीट टॉक। तो लॉक से अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, देश के मुद्दे भी अब अनलॉक होने लगे हैं और ऐसे में सीएए को लेकर एक बार फिर से आवाज़ जो है ये सुनाई देने लगी है। इसके साथ ही साथ अब ये जो आवाज़ है दरअसल ये कैसे सुनाई देने लगी है, ये आवाज़ जो है इसकी शुरुआत एक बार फिर से हुई है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले एक बार फिर से सीएए का मुद्दा जो है वो इस समय पश्चिम बंगाल में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले देश में आपको बता दें कि सबसे पहले जो है एनआरसी हुई थी और उसके बाद जो है सीएए का मुद्दा आया था। तो ये एक क्रोनोलॉजी जो है वो बताई गई थी और अब जो है पश्चिम बंगाल से फिर से ये आवाज़ जो है वो उठने लगी है। कोरोना की रफ्तार तो धीरे हो रही है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा जो है वो फिर से गर्माता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते ये मुद्दा शांत हो गया था, लेकिन अब इसका विरोध करने वाले जहां आगे की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं सरकार इसे लागू कराने को लेकर सतर्क हो गई है और साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सीएए जो कानून है वो लागू होगा और ज़रूर लागू होगा। अब इसकी शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके बयान के बाद से जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया है। ऐसे में अब ये जो एक बार फिर से सीएए की आवाज़ सुनाई दे रही है, एक बार फिर से ये जो मुद्दे कोरोना से पहले जो चल रहे थे वो फिर से अब एक्टिव होने लगे हैं। इस पर बहुत सारे अहम सवाल भी हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या वो सवाल हैं, एक बार उन सवालों पर भी नजर डालते हैं। तो सवाल ये कि क्या अनलॉक 5 में अब मुद्दे भी होने लगे हैं अनलॉक? आपको भी क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पुराने मुद्दे हैं जो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या फिर से पुराने मुद्दों पर लौटने लगी है राजनीति? आपको क्या लगता है वापस से राजनीति भी एक्टिव हो गई है, राजनीति भी अनलॉक हो गई है? क्योंकि जब लॉकडाउन था उस समय जो है एक तरह से शांति सब कुछ नजर आ रही थी, लेकिन अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है। क्या वाकई सिर्फ कोरोना की वजह से सीएए में हुई थी देरी,
ये भी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ सीए की जो है वो कोरोना की वजह से रोका गया था? सवाल ये भी कि क्या है अनलॉक होते मुद्दों पर आपकी राय, ये भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रीट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फ़ोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने और आप बताएं कि आपको क्या लगता है जो एक बार फिर से सीएए की आवाज़ जो है वो सुनाई देने लगी है। आपको बखूबी याद होगा कि हमने पहले भी, यानी कि कोरोना से पहले देखिए, क्योंकि ये मुद्दे जो है कोरोना के पहले तक काफ़ी थे और काफ़ी ज़ोर शोर से देश में उठ रहे थे, लेकिन जब कोरोना की शुरुआत हुई, देश में महामारी आई, उसके बाद से इन मुद्दों पर चर्चा जो है वो कम भी नहीं बल्कि बंद हो गई थी। कहीं से भी इन मुद्दों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, पूरी तरह से सब शांति था और सिर्फ बात जो है वो कोरोना की हो रही थी। लेकिन अब कोरोना का खतरा क्योंकि उतना नहीं है और साथ ही देश में अनलॉक हो रहा है, फिर से एक्टिविटीज़ वापस से शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में ये मुद्दे भी वापस से आ गए हैं भारतीय राजनीति में। तो ऐसे में आप दर्शक जो हैं वो, आपको बखूबी याद होगा कि हमने इस मुद्दे पर पहले भी बहुत बार बहस भी की है, चर्चा भी की है, स्ट्रीट टॉक भी किया है। तो अब एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं आज कि आपको सीएए को लेकर आपके व्यूज़ ओपिनियन क्या है, और साथ ही साथ आपको अब कोरोना काल में फिर से सीएए की जो चर्चा शुरू हो रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे आप उसे देखते हैं। आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन आप इस मंच के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए और बताएं कि आप असल में भारतीय राजनीति में फिर से जो मुद्दे पुराने उठने लगे हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं। आपके व्यूज़ ओपिनियन जो है वो इस मंच पर आमंत्रित हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो है, जैसे मैंने बताया कि असल में पश्चिम बंगाल से हो रही है, जिसकी वजह जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों से पहले जो है नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के संकेत मिलने लगे हैं। ये संकेत मिल रहे हैं कि इन चुनावों में, देखिए, जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है इस बार सत्ता पलट करने की और अपनी सत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित करने की। लेकिन इस सत्ता को पाने के लिए बीजेपी जो है उसको लग रहा है कि शायद अगर हम सीएए पश्चिम बंगाल में लागू कर देंगे तो वोट जो है वो बीजेपी के फेवर में आ सकते हैं और इसीलिए ये संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले ही ये जो सीएए कानून है इसे पश्चिम बंगाल में लागू किया जा सकता है। यानी कि अब आप ये देखिए कि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तो यानी एक साल के विद इन अ ईयर सीएए पश्चिम बंगाल में लागू हो सकता है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे यही अनुमान है जो लग रहा है। साथ ही साथ अब ऐसा क्यों जो है करने की सोच रही है सरकार, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, उसके पीछे देखिए अगर आंकड़े हम देखें तो उसके पीछे वजह ये है कि आपको बखूबी याद है कि लोकसभा चुनाव जब थे 2019 में, आम चुनाव थे, देश के लोकसभा चुनाव थे, तो उससे पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समय थे अमित शाह, वो जब पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे तो वहां जाकर भी उन्होंने जोर शोर से ये बात कही थी। और न सिर्फ अमित शाह बल्कि और भी जो नेता बीजेपी के पश्चिम बंगाल में जाते थे वो ये बात बड़े जोर शोर से कहते थे कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा, ज़रूर होगा। सरकार ये कानून जो है वो पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द लागू करने की तैयारी करने वाली है। यहाँ तक की बातें ये भी सामने आने लगी कि एक सर्वे जो है वो होना शुरू हो गया है। तो अब जब लोकसभा चुनाव इतने अहम चुनाव थे और उन चुनावों में पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को उठाना वो बीजेपी को फेवर करके गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की जितनी सीटें बीजेपी ने इस बार जीती हैं लोकसभा चुनाव में उतनी पहले कभी नहीं आई। जिसके पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो उन चुनावों के नतीजे जो आते हैं जिस भी पार्टी के फेवर में आते हैं वो
इसलिए भी आते हैं कि चुनावों से पहले पार्टी की ओर से किस तरह के मुद्दे उठाए गए, कैसे मुद्दों के साथ जनता को जोड़ा गया, उन मुद्दों के साथ जनता जुड़ी या फिर नहीं, जनता को वो मुद्दे पसंद आए या नहीं, इन सब का जो है रिजल्ट, वो नतीजे बताते हैं कि आपने जो बातें कही हैं असल में वो बातें वहाँ की जनता को कितनी पसंद आई या नहीं आई। तो लोकसभा चुनाव के लिए जब चुनाव प्रचार हो रहे थे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे थे, अमित शाह जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के थे वो भी पहुंचे थे, तो वहां पर जो है बड़े जोर शोर से रैली में ये बात जो है उनकी ओर से कही गई और कहा गया कि CAA जो है नागरिकता संशोधन कानून जो है वो पश्चिम बंगाल में किसी भी सूरत में लागू होगा, सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इसका फायदा बीजेपी को मिला। लोकसभा चुनाव इसके जो है अपने आप में इसका साक्ष्य है कि इसका फायदा बीजेपी को किस तरह से मिला है। लेकिन अब चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि एक और खास बात ये भी है कि ये जो मुद्दे हैं जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब उठा रही है, इन मुद्दों के का जो फायदा है बीजेपी को वो इस कदर मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव को अगर हम छोड़ भी दें कि लोकसभा चुनाव में सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पर टीएमसी का तो गढ़ है ही, वो तृणमूल कांग्रेस, लेकिन टीएमसी के अलावा जो वहां पर रूल करती रही हैं वो है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अब जो बेस बीजेपी का पश्चिम बंगाल में इस समय बना हुआ है उसकी वजह से जो है बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट है पश्चिम बंगाल को लेकर इस बार। अब अगर चुनाव होते हैं और चुनावों में वोट शेयरिंग के जब नतीजे आते हैं तो टीएमसी के बाद सेकंड नंबर पर बीजेपी हो गई है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कहीं पीछे चली गई है। और इसी वजह से अब बीजेपी को लग रहा है कि इस बार जो है विधानसभा चुनावों में बीजेपी के फेवर में नतीजे आ सकते हैं और इसीलिए इस तरह के मुद्दे हैं जो अब फिर से पश्चिम बंगाल में उठने लगे हैं। आप दर्शक इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? आप विधानसभा चुनावों से पहले सीएए की चर्चा उसे आप कैसे देखते हैं? अपने व्यूज, अपने ओपिनियन ज़रूर इस मंच के जरिए शेयर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए देश के मुद्दों के बारे में, क्योंकि अब फिर से सीएए को लेकर यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आवाज़ उठने लगी है। फिर से जो है अब इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ ये सब चर्चा शुरू हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएए लागू होगा और ज़रूर लागू होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के संकेत हैं जो मिलने लगे हैं। आपको सुनवा देते हैं सबसे पहले वो बयान जो कि जेपी नड्डा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पश्चिम बंगाल में दिया गया है। उन्होंने रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सीएए को लेकर यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर क्या कहा, सुनिए। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। तो आपने सुना जेपी नड्डा को, जिन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते, सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी के चलते नागरिकता संशोधन कानून लागू करने में जो है उसकी वजह से देरी हुई थी। कोरोना की वजह से दरअसल ये रुका, लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब रूल्स भी बन रहे हैं और अब बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। ये जेपी नड्डा की ओर से पश्चिम बंगाल में कहा गया और उनके इस बयान के बाद से ही फिर से सीएए को लेकर
चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने वाली ममता सरकार को यहां की जनता समझ चुकी है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी। आपको बता दें कि अपने एक दिवसीय दौरे पर नड्डा ने जो है 2021 में प्रस्तावित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लिया और विभिन्न समुदाय के लोगों से चर्चा कर जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश भी की है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपको सीएए मिलेगा और ये मिलना तय भी है। इसके अभी नियम तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के चलते रुकावट आई, लेकिन अब कोरोना धीरे धीरे परास्त हो रहा है। सीएए के नियम भी तैयार हो रहे हैं और जल्द आप लोगों को इसकी सेवा मिलेगी। इसको हम पूरा करके ही मानेंगे, ये जो है नड्डा की ओर से कहा गया है। सीएए के विरोधियों पर उन्होंने कटाक्ष भी इस दौरान किया और कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद कानून बन चुका है और भाजपा इस सरकार जो है वो इसे लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि नड्डा ने सीएए को लेकर ये बातें उस वक्त कही जब स्थानीय लोगों ने उनसे इसे जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया। इन लोगों का कहना था कि उत्तर बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों की आबादी बसी हुई है। और उत्तर बंगाल की जो बात हो रही है, आपको ये भी बता दूं मैं यहाँ पर कि उत्तर बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल का वो एरिया है जहाँ पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा, उस एरिया की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी ने ही जीती थी। तो इसलिए भी उत्तर बंगाल को संबोधित करते हुए नड्डा की ओर से सीएए का जिक्र किया गया। साथ ही साथ देखिए, जेपी नड्डा ने तो बोल दिया है कि अब इसे लागू करके ही रहेंगे और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, सरकार पूरी तरह से समर्पित है। और ये भी कहा कि कोरोना जैसे जैसे अब हट रहा है, परास्त हो रहा है, वैसे वैसे रूल्स जो है वो सीएए को लागू करने को लेकर तैयार होने शुरू हो गए हैं। लेकिन जेपी नड्डा के इस बयान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से पलटवार किया गया और उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी को आड़े हाथों उन्होंने लेते हुए लिखा कि जेपी नड्डा को जवाब देते हुए मोइत्रा बोलती हैं कि सीएए जल्द ही लागू किया जाएगा, तो सुन ले बीजेपी, हम आपको कागज से पहले दरवाजा दिखा देंगे। यानी कि अब इससे ये भी साफ है कि जिस तरह से जो है महुआ मोइत्रा की ओर से ये जो बयान दिया गया है ट्विटर के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको कागज दिखाने से पहले दरवाजा दिखा देंगे, ये साफ है, स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में जब सीएए को लागू करने की बारी आएगी तो ये उतना आसान नहीं होने वाला है। जमकर जो है प्रदर्शन दिखेंगे, दंगे देखे जाएंगे और हिंसक जो है एक रूप जो है इसका होता हुआ ज़रूर पश्चिम बंगाल में नज़र आने वाला है। और इसकी वजह एक ये भी है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी खुद कई बार कई मौक़ों पर ये पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में वो किसी भी सूरत में जो है सीएए को लागू नहीं होने देंगी। और इसीलिए भी ये माना जा रहा है कि जब पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू करने की बारी आएगी तो फिर जो है जितना आसान अभी लग रहा होगा कि सीएए को लेकर कानून चूंकि ये बन गया है, राष्ट्रपति की अनुमति भी जो है मिल गई है, राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है, ये जो अमेंडमेंट है ये संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो गए हैं, तो ये कानून तो बन गया है। अब बीजेपी इसको लेकर रूल्स भी बना रही है कि कैसे इसको लागू किया जाएगा, क्या कुछ होगा इसके, इसमें क्या कुछ चीज़ें जो है वो शामिल रहेंगी, कैसे सब चीज़ें होने वाली हैं नागरिकता को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें भी हो रही हैं। अब ये सब तो हो रहा है, यानी कि बीजेपी को लग रहा है कि वो पूरी तैयारी करके जाएगी, लेकिन जैसा रुख ममता बनर्जी का अक्सर नज़र आता है, चाहे वो लोकसभा चुनावों के दौरान ही आप देख लीजिए कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को अपने राज्य में घुसने तक की इजाज़त नहीं दी थी, हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी थी। यानी उनका ये एक तरह से नज़र आ रहा था कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि उनके राज्य में कोई भी विपक्षी नेता पहुँचे और वहाँ पर जो है वो चुनावी रैलियों को संबोधित करे। उसके बाद अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो राजनीतिक हत्याएं कराई जा रही हैं, वो भी एक चीज़ है, पहलू है, जिससे ये साफ है कि ममता बनर्जी अगर उनके राज्य में सीएए लागू करने की बारी आएगी तो जाहिर तौर पर वो चुप नहीं बैठने वाली हैं।
सीएए को लेकर ममता बनर्जी खुद ये कई बार बोल चुकी हैं और खुद कई बार जो है सार्वजनिक मंच पर ये बात उन्होंने कही है कि वो किसी भी सूरत में सीएए को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। इसलिए ये देखना भी होगा कि जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि सीएए जो है वो राज्य में लागू करेंगे, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कानून बनाए जा रहे हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से जो है सीएए को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब जब असल में बारी आएगी तो क्या ये उतनी आसानी से हो जाएगा, ये जो है थोड़ा नामुमकिन सा उस राज्य के हिसाब से नजर आता है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी और सीए के पक्ष में देखिए स्थानीय लोगों की भावनाएं जो है पश्चिम बंगाल में जुड़ी हुई हैं, ये माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वहां पर रूल करने वाली तृणमूल कांग्रेस है, ये दरअसल नहीं चाहते हैं, ना सरकार चाहती है ना उसकी पार्टी जाहिर तौर पर चाहती है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी या सीएए जो है उसको केंद्र सरकार लेकर आए। लेकिन अब एक बात ये भी मानी जा रही है कि पश्चिम बंगाल के जो स्थानीय लोग हैं वो दरअसल चाहते हैं कि उनके राज्य में सीएए कानून जो है वो आए, एनआरसी जो है वो भी आए। तो लोगों की भावनाएं इस पर जुड़ी हुई हैं और इसी पर सवार होकर ये माना जा रहा है कि भाजपा ने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है। इसका उदाहरण जैसे मैंने दिया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र की 8 में से 7 सीटें जीती थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का जनाधार तक जो है एक समय पर पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ करता था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस या फिर जो है कम्युनिस्ट पार्टी रूल किया करती थी, लेकिन बीजेपी ने क्योंकि 8 में से 7 सीटें जीती हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए इस समय जो है जाहिर तौर पर विश्वास बीजेपी का इस समय बढ़ा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में उसके लिए नतीजे जो है वो फेवरेबल होंगे। राज्य में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में जो है खुद को स्थापित भी किया है। ममता बनर्जी सत्ता में वापसी के लिए जो है तमाम कोशिशें कर रही हैं। उत्तरी बंगाल में अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो राज्य की 294 सदस्य विधानसभा की 54 सीटें जो हैं वो सिर्फ उत्तरी बंगाल में हैं और उत्तरी बंगाल पर ही मेजरली जो है बीजेपी का फोकस इस समय ज़्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उत्तरी बंगाल में लोकसभा की 8 सीटें थीं। 8 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली, जो बड़ी बात है क्योंकि स्थानीय लोगों का समर्थन पार्टी को मिला, यानी कि स्थानीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया और सीएए एनआरसी जैसे मुद्दों के साथ वहां की जनता जुड़ रही है और चाहती है कि ये उनके जो है बंगाल उनके एरिया में आए, उत्तरी बंगाल में आए। अब विधानसभा की भी हम बात करें तो 294 सदस्यीय विधानसभा की 54 सीटें तो सिर्फ उत्तरी बंगाल से हैं, यानी कि अब इस एरिया पर ही अगर बीजेपी ज़्यादा फोकस करती है तो 54 सीटें तो सिर्फ इसी एरिया से आ रही हैं और उसके बाद बाकी एरियो से भी जाहिर तौर पर सीटें बीजेपी को आने की उम्मीद है और इसीलिए बीजेपी पार्टी जो है वो ज़्यादा जो है मजबूती के साथ इस बार विधानसभा चुनावों के लिए उतर रही है। अभी से पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां चुनावों को लेकर शुरू कर दी गई हैं। बड़े बड़े नेताओं का जो है पश्चिम बंगाल पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और जैसे जेपी नड्डा जो है वो अभी पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल, उससे पहले जो है और भी बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद भी वहां पर एक रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो नेताओं का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री भी अब वहां पर रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी इस बार ज़्यादा मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में जो है उतर रही है और साथ ही साथ बीजेपी की कोशिश ये है कि ममता के गढ़ को ध्वस्त करना है, उसके किले को ध्वस्त करना है और इसकी भी कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार की जा रही है। इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से देश में अनलॉक होते मुद्दों के बारे में। अभी तक कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जैसे देश लॉकडाउन में था, वैसे ही कुछ मुद्दे जिन पर देश की सियासत कोरोना से पहले चल रही थी, वो सभी मुद्दे जो हैं एक तरह से वो भी लॉक हो गए थे। लेकिन अब देश चूंकि अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है तो वो मुद्दे भी एक बार फिर से बाहर आने लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नागरिकता संशोधन कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। और इसे लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। आप दर्शक जो हैं सीएए को लेकर अपने व्यूज ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, सीएए लागू होना चाहिए या फिर लागू नहीं होना चाहिए। आपको जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है कि ज़रूर सरकार उसे लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है और पश्चिम बंगाल में ये जो है जल्द लागू हो जाएगा, इसके रूल्स जो है वो सरकार बना रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार इसे लेकर आए वाकई में या कितना कारगर जो है ये होगा। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स जो है जसंदी के उनसे कि आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू करना क्या वाकई में जो है आसान रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए। मैं कहूँ कि कोई पार्टी नहीं बल्कि सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए क्या वो आसान रहने वाला है? क्योंकि ममता बनर्जी का जिस तरह से रुख हमेशा से रहता है या फिर वो अपने राज्य को लेकर जितनी पॉजिटिव नजर आती हैं, उस सब को देखते हुए क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार जो है वो इस कानून को लागू कर पाएगी या फिर आपको लगता है कि स्थिति बिगड़ेगी? आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जस्ट देखिए उनके व्यूज ओपिनियन क्या है ये आप बताइए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने, अपने व्यूज़ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और आप ये बताएं कि आप कैसे देखते हैं। आपको वाकई में लगता है कि ममता बनर्जी के साथ में यहाँ पर क्लैश जो है वो ज़बरदस्त देखने को मिलेगा? महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है जेपी नड्डा के बयान के बाद, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि पिक्चर से पहले का ट्रेलर क्या होगा वो एक तरह से ट्रेलर के तौर पर नजर आ रहा है। जो धमकी उन्होंने दी है कि आप कहते हैं कि आप आकर राज्य में सीए को लागू करेंगे तो फिर बीजेपी, अब सुन लो ध्यान से, कि आपको कागज दिखाने से पहले हम आपको दरवाजा दिखा देंगे। तो ये जो महुआ मोइत्रा की ओर से ये बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं एक तरह से जो होने वाला है या जिस तरह की चीज़ें राज्य में देखने को मिलेंगी उसका एक छोटा सा ट्रेलर भी नहीं बल्कि टीज़र कह सकते हैं कि एक टीज़र है जो महुआ मोइत्रा ने जो है वो दिखा दिया है। लेकिन अब ये तो बातें सब हो रही हैं, लेकिन असल में जो है सीएए और एनआरसी का ये जो मुद्दा है ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही देखिए सीमित नहीं है, ये मुद्दा तो पूरे देश का मुद्दा है। और इसकी शुरुआत जो है वो जाहिर तौर पर असम में एनआरसी के बाद से हुई है। जब असम में एनआरसी हुई और उसके बाद से सीएए का कानून जो है वो संसद से पास हुआ है और तब से ही पूरे देश में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब ये भी लोगों ने कहा सीएए कानून को लेकर कि असल में सीएए जो है वो संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ इसलिए बताया कि क्योंकि जो है सीएए कानून में एक धर्म विशेष को छोड़कर बाकी सबको जो है नागरिकता देने की बात कही जा रही है, तो इसीलिए जो है इसे संविधान के खिलाफ बताया, क्योंकि संविधान में किसी भी तरह के पक्षपात की बात किसी भी धर्म को लेकर नहीं कही गई है। असल में बात यह है कि सीएए कानून में जो है ये प्रावधान है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए जो लोग हैं वो मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ऐसे 6 धर्मों का जिक्र है। इन 6 धर्मों के लोग जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर भारत में जिन्होंने शरण ली है, उन लोगों को नागरिकता देने का ये कानून है। अब सरकार का इस पर तर्क ये है कि इसमें जो एक धर्म विशेष को छोड़ा गया है या उस धर्म विशेष को छोड़कर जो ये नागरिकता देने की बात है इन 6 धर्मों के लोगों को, उसकी वजह ये है, सरकार ये कह रही है कि दरअसल
ये जो लोग, जो 6 धर्मों के लोग जो भारत में आकर जिन्होंने शरण ली होगी, वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार वहाँ पर हुए होंगे और शायद इसलिए वो उन देशों को छोड़कर भारत में आए हैं। और ये इसलिए जो है सरकार कह रही है क्योंकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये जो हैं वो मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं, यानी कि यहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनकी आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में जिस देश की आबादी में एक धर्म विशेष का बोलबाला है या एक धर्म विशेष जो है उसकी मेजॉरिटी है, तो जाहिर तौर पर धार्मिक प्रताड़ना जो है वो उस मज़हब के लोगों की तो नहीं हो सकती है, दूसरे मज़हब के लोगों की ही होगी। और वैसे भी अगर देखें तो दुनिया में जो हिंदू बहुल राज्य हैं यानी कि जहाँ पर हिंदू जो धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, ऐसे जो धर्म के लोग हैं वो बहुत कम देश हैं जहाँ पर इन धर्मों के मेजॉरिटी वाले लोग ज़्यादा हैं। नेपाल है, हिंदुस्तान है, तो ऐसे 1-2 देश हैं। अब सरकार ये कह रही है कि अगर जो मुस्लिम बहुल देश हैं वहाँ पर मुस्लिम्स के अलावा जो वहाँ पर माइनॉरिटी जो धर्म है यानी कि हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, ऐसे 6 धर्म, तो वहाँ पर जैन, तो अब वहाँ पर अगर इन लोगों के साथ में धार्मिक प्रताड़ना होगी, किसी धार्मिक प्रताड़ना का ये लोग शिकार होंगे, तो उसके बाद में इनके पास विकल्प क्या रहता है? ये उस देश में नहीं रह सकते हैं, तो उनके पास विकल्प क्या रहता है? अगर भारत में नहीं आएंगे ये, तो फिर उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब इसीलिए जो है सरकार ने एक धर्म विशेष को छोड़ा है, ये तर्क है जो दिया जा रहा है, क्योंकि धार्मिक प्रताड़ित होकर जो लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात है। अब असल में क्योंकि सरकार का तर्क अलग है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि सरकार एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है वो नागरिकता कानून है जो लेकर आई है। अब उसके पीछे भी एक और तर्क ये है, एक और वजह ये है कि क्यों इसे ऐसे जोड़ा जा रहा है। अब क्योंकि एनआरसी को सीएए से पहले करने की बात है। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जैसे असम में हुआ, यानी कि यहाँ पर एक साल निर्धारित कर देंगे कि आपको इस साल से पहले के जो है, इस साल या इससे पहले के डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाने होंगे खुद को ये प्रूफ करने के लिए कि आप इसी देश के नागरिक हैं। तो वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे और जो नहीं प्रूफ कर पाएगा अपनी नागरिकता इस देश की, उनको जो है वो उनका जो नाम है वो एनआरसी लिस्ट में नहीं होगा, यानी कि वो देश के सिटीजन्स नहीं कहे जाएंगे। अब ये जो देश के सिटीजन्स की लिस्ट से बाहर हो गए हैं लोग, इन लोगों को जो है नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए देखिए, अब लोगों का तर्क ये है और कहा ये जा रहा है जो कि अगेंस्ट है सीएए के, वो ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 6 धर्म के लोग हैं यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो 6 धर्मों के लोग हैं, इन्हें तो नागरिकता मिल जाएगी अगर वो डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं शो कर पाए तो भी। लेकिन जो बाकी के यानी कि एक पक्ष, एक धर्म विशेष जो है उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं शो कर पाया तो उसको नागरिकता जो है वो सीए के तहत नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी ज़्यादा बवाल है। लेकिन इसमें भी एक बात ये है कि दरअसल ये जो नागरिकता इन 6 धर्मों के लोगों को भी देने का काम होगा, वो 6 धर्मों के लोग भी सरकार ने सिर्फ अभी 3 देशों तक निर्धारित किए हैं, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर जो ये 6 धर्मों के लोग हैं इन्हें भी ये प्रूव करना पड़ेगा, सरकार ये कह रही है कि इन्हें भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो है इन 3 देशों में किसी भी एक देश से जो है आए हैं भारत और उन्होंने यहाँ आकर शरण ली है, और तभी सिर्फ उन्हें जो है देश की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आप हिंदू हैं या आप सिख हैं तो चलिए आपको नागरिकता इस देश की मिल गई, आप मुस्लिम हैं तो आपको नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। उनको भी डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे और ये साबित करना पड़ेगा कि जो 3 देश सरकार ने जो है निश्चित किए हैं, सरकार ने चिन्हित किए हैं कि इन 3 देशों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, वो भी उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो चल रही हैं सीए और एनआरसी को लेकर। लेकिन अब
ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनावों को देखते हुए। इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फोन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं देश में अनलॉक होते मुद्दों के बारे में, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो लॉकडाउन से पहले भी था और अब जब अनलॉक शुरू हुआ है तो उसके बाद भी है, ये मुद्दा है नागरिकता कानून का मुद्दा। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, जिसको लेकर एक बार फिर से चर्चाएं बढ़ गई हैं। JP नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान पश्चिम बंगाल में दिया और उनके इस बयान के बाद से ही जो है इस कानून को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने ये साफ कह दिया है कि कोरोना की वजह से, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से जो है नागरिकता संशोधन कानून जो है सरकार करने की ओर से लागू करने में देरी हुई है। लेकिन अब जो है सरकार इसे लागू करेगी और ज़रूर लागू करेगी, ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट बोली है। और साथ ही साथ इसके पीछे एक वजह ये भी है कि अब चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, तो इन चुनावों से पहले जो है ये माना जा रहा है कि सरकार इस कानून को लागू कर देगी, क्योंकि उत्तर बंगाल में जो है असल में लोगों को जो है लोग चाहते हैं, लोग इसके साथ हैं कि CAA जो है वो वहाँ पर आए, क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी हैं जो उत्तर बंगाल में रहते हैं और इसीलिए जो है असल में लोग जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं और इसीलिए भी उन लोगों को साथ जोड़ने के लिए अब ये तमाम वादे हैं जो किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान भी ये बातें कही गई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले भी ये बातें कही जा रही हैं। भले ही BJP के नेता जो पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं इस समय, अभी देखिए ऑफिशियल डेट्स का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर अपने जो है अपने संगठन को मजबूत करने का काम BJP ने शुरू कर दिया है और लोगों के साथ जुड़ने का भी काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल में शुरू किया जा चुका है। ऐसे में अब जो है एक और तो BJP कह रही है कि CAA वो ज़रूर लागू करेगी, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस जो है अब वो इसे लागू कैसे होने देगी ये भी देखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो कई बार BJP पर तंज कसते हुए CAA को वापस लेने की मांग कर चुकी हैं। केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल वो चौथा राज्य है जो CAA के खिलाफ मुखर होकर आगे आया है। आपको बता दें कि केरल वो सबसे पहला राज्य बना था जहां पर CAA को लागू नहीं करने के लिए प्रस्ताव जो है उन्होंने अपनी विधानसभा से पारित कर दिया था। केरल की राह पर ही चले पंजाब, फिर राजस्थान और फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि वो राज्य में जो है इस कानून को लागू नहीं होने देगा। हालांकि क्योंकि ये केंद्र का कानून है और इसीलिए इस पे जो है क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट में है, नागरिकता का जो मुद्दा है वो सेंट्रल लिस्ट में होता है। 3 तरह की लिस्ट जो होती है, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये मुद्दा, नागरिकता का मुद्दा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं हो सकता है, या नागरिकता के मुद्दे पर स्टेट गवर्नमेंट का से नहीं हो सकता है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो मना कर दिया है, लेकिन असल में इसको रोक कैसे पाएंगी जो राज्य सरकारें हैं वो देखना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो बेहद स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि CAA कानून जो है वो लागू होगा और अवश्य लागू होगा। अब जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, इन चुनावों से पहले ये मुद्दा है जो बेहद जोर शोर से जो है राज्य में उठना शुरू हो गया है और अब जो है इसको लेकर आवाज़ भी उठने लगी है। JP नड्डा ने साफ कह दिया है कि राज्य में ये कानून ज़रूर लागू होगा। इसको लेकर काम चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। लेकिन अब देखिए खास बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो बीते कुछ सालों में बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को जो है उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली। उससे पहले भी जब राज्य में चुनाव हुए, यानी कि जो निगम के चुनाव हुए, उसमें भी जो है BJP का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा था। और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं
ये इशारा कर रहे हैं कि जब अब राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे तो इन विधानसभा चुनावों में दरअसल तस्वीर जो है वो बदली हुई नजर आ सकती है। यानी कि अब तक जो बीजेपी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो काउंट होती थी, जिसका कोई जनाधार, एक तरह से कोई मजबूत जनाधार जो है वो राज्य में नहीं होता था, वो पार्टी अब मजबूत होती जो है राज्य में नजर आ रही है। सेंधमारी जो है ममता के किले में उसने शुरू कर दी है और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको जो है अब वो पार्टी कहीं नज़र भी नहीं आती है पश्चिम बंगाल में। अब जब मुख्य दलों की बात होती है तो वो या तो टीएमसी है या फिर बीजेपी है। ये दो मुख्य दल जो हैं इस समय पश्चिम बंगाल में नज़र आ रही हैं और नज़र आने लगे हैं। बीजेपी ने अपनी पकड़ को राज्य में मजबूत किया है। जैसे देखिए, एक और ख़ास बात जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि ग्राउंड लेवल पर कैसे लोगों को जोड़ना है। और बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहती है कि ग्राउंड लेवल पर जो है पार्टी को मजबूत करती है, ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ती है और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन अब यही स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल में भी है कि पश्चिम बंगाल में कहाँ तो बीजेपी का कोई जनाधार नहीं होता था और कहाँ अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी है। यानी कि मुख्य विपक्षी दल है अगर कोई पश्चिम बंगाल में तो वो बीजेपी ही जो है कही जाती है। अब जब विधानसभा चुनाव है तो इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में भरी हुई नजर आ रही है। अभी से जो है प्रचार शुरू हो गया है, बातें शुरू हो गई हैं, लोगों को साथ जोड़ने का काम शुरू हो गया है, संगठन को मजबूत करने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और इस बार एक तरह से जो है जोश भरा हुआ है पार्टी में और ये पार्टी को लग रहा है बीजेपी को कि इस बार सत्ता पलटने में कामयाब पार्टी हो जाएगी। यानी कि इस बार बीजेपी की सत्ता जो है वो बन सकती है, आ सकती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार ये जो टकराव होगा बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी, ये टकराव कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि सीएए का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में अभी सरकार टीएमसी की है। ममता बनर्जी बेहद स्पष्ट तौर पर कह चुकी हैं कि वो एनआरसी या सीए को राज्य में लागू नहीं होने देंगी। ऐसे में अब जब इसे लागू करने की तैयारी अगर विधानसभा चुनावों से पहले ही होती है जैसे संकेत मिल रहे हैं, तो फिर ये टकराव जो होगा इन दोनों पार्टियों के बीच में, ये टकराव, बड़ा टकराव भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए इस पर भी नजर रहेगी कि क्या कुछ जो है राज्य में घटनाक्रम जो है वो नजर आने वाले हैं चुनावों से पहले। और वैसे भी ममता बनर्जी की ओर से इस बार भी पूरी तरह से कोशिश जाहिर तौर पर की जाएगी कि विधानसभा चुनावों में वापस से उन्हीं की सरकार बने, वापस से उन्हीं की पार्टी जो है वो सत्ता में आए। क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो भी अपने किले में किसी की सेंधमारी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जैसे विपक्ष के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार की कोशिश जब वो कर रहे थे तो उस समय भी उनको रोकने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब राज्य के अपने विधानसभा के चुनाव हैं, इस दौरान क्या बहुत आसानी से उनको अनुमति जो है वो देगी राज्य सरकार, या फिर क्या बहुत आसानी से बड़े बड़े नेता जो है वो पहुंच पाएंगे राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए? ये देखना होगा। इस बार का टकराव जो है पश्चिम बंगाल में बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जस हिंदी। नमस्कार।